नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फिर एक बार सफ़ी से, जो कि मंगलौर के 4 बार के जीते हुए सभासद हैं। दोस्तों, ये आज फिर एक मुद्दा लेके आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं कि ये जुझारू है, पढ़े लिखे हैं और बुद्धिजीवी है। इनसे मंगलौर की जो दुर्दशा है वो नहीं देखी जाती है, इसलिए बार बार ये मंगलौर की आवाज़ उठा रहे हैं और इस बार पूरा मन बना चुके हैं ये मंगलौर चेयरमैनी चुनाव लड़ने का। क्योंकि अगर जो मंगलौर से इनके जैसे व्यक्ति निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं मंगलौर का विकास होगा। तो आज क्या मुद्दा लेके ये हमारे स्टूडियो पे आए हैं, तो जानते हैं सफ़ी जी की जुबानी। जी नमस्कार सफ़ी जी। नमस्कार राही न्यूज़ को नमस्कार जी सफ़ी जी, आज क्या मुद्दे हैं आप जो स्टूडियो पे आए हैं? क्योंकि आपके द्वारा कई मुद्दे ऐसे हैं जो उजागर किए गए हैं और उन मुद्दों पे अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखिए, मुद्दा तो हमेशा विकास का ही रहता है। मेरा हमेशा जो जितना भी मुद्दा रहा है, जितना फोकस रहा है, मंगलौर के विकास पे रहा है जी। क्योंकि मंगलौर में 75 साल से कोई विकास नहीं हो पाया। मंगलौर की राजनीति एक लोगों को ठगने वाली राजनीति हो गई है कि इलेक्शन के टाइम पर वोट मांग लिए और जीत गए और उसके बाद पब्लिक का कोई ध्यान नहीं रखना, पब्लिक का कोई विकास नहीं करना। इसलिए आज हमारा मंगलौर विकास के नाम पर बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पीछे है। आप आस पास के शहर देख लो, आप कस्बे देख लो, जबड़ा देख लो, लंडोरा देख लो, रुड़की देख लो शहर। आज विकास के नाम पर वहाँ कितनी तरक्की है। वहाँ के नेता तरक्की करना चाहते हैं, वहाँ के नेता तरक्की कर रहे हैं जनता की, और जनता को उनका विकास दिला रहे हैं। जी, आप कहीं बीजेपी की तो तरज में नहीं चल रहा है? क्योंकि जिसे बीजेपी बोलती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आप बार बार अपने बातों में बोलते हैं कि 70 साल में मंगलौर बेहाल। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि 70-75 साल में मंगलौर में जो राजनीति हुई है वो राजनीति विकास की नहीं, विनाश की हुई है। क्योंकि मंगलौर का विकास ही नहीं हुआ, मंगलौर का विनाश हुआ है। आज आप देख लें मंगलौर किस जंग खड़ा है, किस दोराहे पे खड़ा है मंगलौर। आज वहाँ के मंगलौर के लोगों की हालात देख लें आप। वहाँ बेरोजगारी कितनी है, वहाँ भुखमरी कितनी है, वहाँ लोगों के कच्चे मकान कितने हैंगे। वहाँ लोगों को अपने रोज़गार के लिए दर दर भटकना पड़ता है, उन्हें रुड़की जाना पड़ता है रोज़गार ढूंढने के लिए। और एक आदमी जब सुबह इस आशा के साथ निकलता है, इस भरोसे के साथ निकलता है कि वो अपनी मजदूरी करने के लिए रुड़की जा रहा है वहाँ से। क्या कारण रहे कि आप बोल रहे हैं 70-75 सालों से मंगलौर का विकास नहीं हुआ है? क्या ऐसे कारण है कि जो जहाँ एक तरफ अगर जो देखा जाए तो मंगलौर कभी शहर हुआ करता था कभी के टाइम पे, क्योंकि हमारे दादा परदादा बताते हैं, लेकिन रुड़की गांव, आज रुड़की डेवलप हो रहा है, मंगलौर वहीं का वहीं। आप ये देखिए कि जब उत्तराखंड बना था तब ये लोगों को उम्मीद थी कि उत्तराखंड बनने के बाद हर शहर का विकास होगा। मंगलौर वालों को भी विशेष उम्मीद थी क्योंकि ये नारसन बॉर्डर से लगा हुआ है और यहाँ से ही बॉर्डर से ही मंगलौर पास होता है यहाँ से। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ की राजनीतिक जो दुर्दशा है, राजनीतिक जो भावना है और राजनीतिक जो दुर्भावना है, उस दुर्भावना के कारण मंगलौर का विकास नहीं हो पाया। आप ये देखिए, जब ND तिवारी जी माननीय मुख्यमंत्री जी थे 2005 में, तो उन्होंने तमाम इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने का काम किया। उत्तराखंड को वाकई ही उत्तराखंड के विकास की डगर पर आगे बढ़ाया। उन्होंने तमाम इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किए। उस जो सागर, उस टाइम नदी बह रही थी इंडस्ट्रियल एरिया की, जगह जगह गांव देहात शहर में सिडकुल स्थापित हुए, कंपनियां लगी। उस वक्त भी हमारा मंगलौर में एक भी फैक्ट्री नहीं लग पाई जिससे मंगलौर को रोजगार मिल पाए। उस टाइम हमारे विधायक माननीय काजी निजामुद्दीन थे। दहिया की जो है, दहिया भी तो इंडस्ट्रियल एरिया है और मंगलौर से ज़्यादा दूर पे नहीं है। देखिए, ये तो पीरपुरा भी है, पीरपुरा भी फैक्ट्री है, भगवानपुर भी दूर है, परवानपुर भी फैक्ट्री है। तो ऐसा नहीं है। मंगलौर में विकास के नाम पर कौन सी फैक्ट्री लगी, रोजगार देने के नाम पर कौन सी फैक्ट्री लगी? वहाँ के नेताओं ने, वहाँ के स्थानीय विधायक ने मंगलौर में 2005 में जब विकास की लहर बह रही थी, विकास की पूरी जोरदार वर्षा हो रही थी, उस वर्षा को क्या मंगलौर में इकट्ठा किया? क्या उस वर्षा को एक रोजगार के रूप में उपयोग किया? क्या वहाँ फैक्ट्री लगाने का काम किया गया मंगलौर के अंदर? क्या वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री लाने का काम किया गया? आप झबरेड़े देख लें, झबरेड़े में ग्लास फैक्ट्री है, तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा। अब मंगलौर में कोई फैक्ट्री नहीं है। लेकिन अगर तो बात करी जाए मंगलौर की, तो मंगलौर में लघु उद्योग तो बहुत सारे हैं। कोई लघु उद्योग नहीं है, सब लघु उद्योग खत्म हो चुके हैं। पहले हमारे यहाँ अंसारी बिरादरी जो है वो छोटे करगा उद्योग पे निर्भर थी। आज वो करगा उद्योग भी इन नेताओं की अनदेखी की वजह से वो भी खत्म होने के कगार पे है और वो भी खत्म हो चुका है। नहीं, अगर तो देखा जाए
मंगलोर के अंदर जितने भी बिस्किट बनते हैं या केक बनते हैं पूरी रुड़की में भी सप्लाई होते हैं, पैटीज बनती हैं, बहुत सारे ऐसी खाद्य पदार्थ चीज़ें बनती है, और सारा कारोबार तो मंगलोर में ही हो रहा है। आप बिस्कुट और केक की बात कर रहे हैं, रोज़गार कहाँ से मिलता है मंगलोर वालों को? आप बताएं। मंगलोर की 80% जनता यहाँ रुड़की रोज़गार करने के लिए आती है, उन्हें यहीं से रोज़गार मिलता है। और खुदा न खास्ता किसी दिन ऐसा हो कि जब रुड़की से रोज़गार बंद हो जाएंगे तो उस दिन मंगलोर के लोगों का हाल होगा। क्यों? सरकार ने तो बहुत सारे रोजगार ऐसे है, जैसे अगर जो नगर पंचायत है तो उसमें मनरेगा योजना के तहत बहुत सारे रोजगार है, और लेकिन मंगलोर नगर पालिका है तो नगर पालिका के तहत भी बहुत सारे रोजगार मुहैया कराए जाते हैं। नगर पालिका की जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, क्योंकि इनके द्वारा जो भी कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए खड़े किए जाते हैं और बाद में अपना स्वार्थ ही पूरा करते हैं। नगर पालिका में बहुत सी योजनाएं आती हैं, नगर पालिका में लोन की योजना आती है, नगर पालिका में उद्योग लगाने की योजना आती है, लेकिन क्या है कि वहाँ इस तरह की योजनाओं को कोई अमली जमा नहीं बनाया जाता और बार बार मंगलोर की पब्लिक को गुमराह करते हुए कुछ नहीं किया जाता। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी मंगलोर पे आते हैं, सिलाई के लिए, कढ़ाई के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 6 महीने के ट्रेनिंग सेंटर आया करते थे पहले। अब कुछ नहीं आता वहाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते मंगलोर की जनता का विकास हो। अच्छा, बात करी जाए अगर जो मंगलोर की जनता का विकास, तो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, 2 विधायक हैं, एक तो पूर्व में ही थे, जैसे कि आपने 70 साल बोला, तो काफ़ी साल उन्होंने विधायक में रहे हैं और अब वर्तमान विधायक भी हैं, और साथ ही चेयरमैन भी हैं और भी चेयरमैन आए हैं। तो क्या इन लोगों ने शोषण किया जनता के साथ? देखिए, जब मंगलोर की जनता का विकास नहीं होने का, वो शोषण की श्रेणी में ही आएगा। जब किसी मुल्क का, किसी समाज का, किसी शहर का विकास नहीं होगा तो वो शोषण की श्रेणी में लेकिन आएगा। ये लोग तो बोलते हैं हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। आपको विकास की बात बता दें, अगर हमारे वहाँ हिंदू भाई नहीं होते तो आज मुसलमानों की लड़कियाँ वहाँ पढ़ी लिखी नहीं होती। हमारे हिंदू भाइयों ने ही वहाँ केवल कन्या डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज खोल रखा है, जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों की लड़कियाँ पढ़ लिख चुकी हैं, इंटर कर ली हैं, उन्होंने हाई स्कूल किया है, BA किया है, MA किया है। तमाम ये शिक्षा जो है आज हमारे हिंदू भाइयों की देन है। आप हमारे मुसलमान भाइयों की देन बता, जो हमारे मुस्लिम नेता हैं उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा के कौन से नए केंद्र खोले हैं, आप बता दें उसके अंदर। ये शिक्षा की अगर जो आप बात कर रहे हैं सफ़ी जी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन शिक्षा का अधिकार सबका है, चाहे वो हिंदू की बेटी है या मुसलमान की बेटी है। तो आप जो बोल रहे हैं हिंदू की वजह से शिक्षा मिली है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई ना तो इंटर कॉलेज है ना डिग्री कॉलेज था, लेकिन हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने, भाइयों ने यहाँ मंगलोर के विकास के लिए, यहाँ के जनता को पढ़ाने के लिए, यहाँ की लड़कियों को पढ़ाने के लिए केवल कन्या इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोला। आज उसमें तमाम मुसलमानों की लड़कियाँ पढ़ रही हैं, आज भी पढ़ रही हैं, पढ़ के निकल भी चुकी हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, MA पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, इंटर भी किया है, स्कूल भी किया है। आज वह अपने जो मकसद में है कामयाब हो गई हैं, पढ़ लिख के अपना अच्छा बुरा सोच सकती हैं। आपका कहने का मतलब है विधायक पढ़ाना नहीं चाहते मुस्लिम की बेटियों को? अब आप देख लें, मुसलमान विधायकों ने कितने स्कूल खुलवाए हैं वहाँ। आप 70-75 सालों में देख लें कितने स्कूल खुलवाए हैं आप ना। वहाँ ITI कॉलेज है, वहाँ पॉलिटेक्निक, आप कलेर देख लें, कलेर कितना सा है, कलेर जरा सा है, आज नगर पंचायत बना है, वहाँ ITI कॉलेज है। हमारे यहाँ बता दो ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक यहाँ नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है। लेकिन अगर तो बात करी जाए विधायकों की, तो वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं। अपने लिए पढ़े लिखे होंगे। पढ़े लिखने का मतलब यह है कि खुद के लिए पढ़े लिखे नहीं। अगर खुद पढ़े लिखे हों तो उसका पढ़े लिखने का फ़ायदा समाज के लोगों को, शहर के लोगों को मिले, तब उस पढ़ाई को पढ़ाई बन जाता है। अन्य शिक्षा सिर्फ अपने पास रखी जा तो उसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा का मतलब है ज्ञान बांटना, और जितना आप ज्ञान बांटोगे शिक्षा नहीं बढ़ेगी। और जब शिक्षा के केंद्रीय नहीं होने के तो ज्ञान कहाँ बटेगा, शिक्षा कहाँ बटेगी? तो शिक्षा ना देखें इनको लोग, क्या फ़ायदा है? ये चाहते हैं कि ये हमेशा इनके ही अंडर में रहें। शिक्षा अगर पाएंगे तो इनका ज्ञान बढ़ेगा, शिक्षा पाएंगे तो ये नौकरियां करेंगे, शिक्षा पाएंगे अच्छा भला बुरा सोचेंगे और फिर नौकरियों पर लगेंगे। जब नौकरियों पर लग जाएंगे तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छे कमरों में रहेंगे। तो इन्हें पता लग जाएगा कि भाई हमारी जो सही वोट का जो है मत जिसे देंगे किसको दें, और उसके आधार पर सही व्यक्ति को वोट देंगे जो विकास कर सके, विकास करा सके। अगर तो देखी जाए, आप विधायकों की बात कर रहे हैं सफ़ी जी, तो विधायक सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं। अभी हाल ही का एक वीडियो जारी हुआ था कि आपके पूर्व चेयरमैन है जिनको कोई बीमारी हो गई थी, बॉम्बे हॉस्पिटल में थे। तो काजी निज़ामुद्दीन की अगर तो बात करें, आप बार बार बोलते हैं कि वो, तो हम तो समाज सेवी की मानेंगे उन्हें कि वो बॉम्बे तक गए उनको देखने।
देखिए, हमारे पूर्व जो चेयरमैन हैं रहे हैं चौधरी इस्लाम जी, उन्हें कुछ बीमारी हो गई थी, कोई गंभीर बीमारी थी जिसके इलाज के लिए वो बॉम्बे गए थे। हम तो कहते हैं कि ऊपर वाला सबको हर गंभीर बीमारी से, छोटी मोटी बीमारी से सबसे बचाए, सबको स्वस्थ रखे और सबका इलाज ठीक हो और सब स्वस्थ अपने माँ बाप, अपने बच्चों के सह में, अपने माँ बाप के सह में, अपने बहनों भाइयों के सह में रहें, हमेशा सलामत रहें। अब यहाँ काजी निज़ामुद्दीन ने देखिए कि बॉम्बे उन्हें देखने गए और देखने के बाद वहाँ सोशल मीडिया पर उन्होंने दिखाया कि मैं चौधरी इस्लाम को देखने आया हूँ, बीमार को देखने आया हूँ, और सोशल मीडिया पर उसको अपनी सारी यूट्यूब पर वायरल किए, अपने सारा जितना भी उन्होंने वहाँ जाकर तो उन्हें। ये तो अच्छी बात है ना कि अपने क्षेत्र के लोगों को दिखाया कि बीमार इंसान को देखने गए। बीमार को देखने गए थे या राजनीति करने गए थे? आप बीमार व्यक्ति को देखने गए थे तो आप बीमार व्यक्ति को देख के आए थे। ऐसे थोड़े कि आप सोशल मीडिया पर अपना नहीं, तो बताना भी तो होता है ना, बताना भी तो होता है ना। विकास के बारे में तो आज तक नहीं बताया कि मैंने वो विकास किया है, वो विकास किया है। आज एक बीमार आदमी को देखने जाने के लिए आप उसको यूट्यूब पे वायरल कर रहे हैं कि मैं यहाँ बॉम्बे आया हूँ, उन्हें देखने आया हूँ। ये अब मैं बॉम्बे आया हूँ, उन्हें देखने आया हूँ, ये क्या मतलब है कि क्या इसमें भी राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्या बीमारों को पूछने के लिए भी राजनीतिकरण किया जा रहा है? राजनीतिकरण करना है तो आप विकास के लिए करें, मंगलौर की जनता के लिए करें, मंगलौर को आगे बढ़ाने के लिए करें, इसमें राजनीतिकरण करें। क्या आप बीमारों को भी पूछने के लिए राजनीतिकरण करेंगे? ये तो राजनीति का स्तर नहीं है बिल्कुल भी। इन्हें इससे ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, सोशल मीडिया पर हर चीज़ की जानकारी देनी है, बीमारों की भी जानकारी है, उनको पूछने की भी जानकारी देनी है। तो ये मंगलौर की जो सड़कों पर गड्ढे हैं उनका चेयरमैन रहा है, 5 साल उनका चेयरमैन रहा है। सारी सड़कें टूटी पड़ी थी, पेयजल योजना लगी थी हमारे यहाँ, 58 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया था। 4 साल सारी सड़कें फटी रही, वो खुद विधायक थे और विधायक होते हुए 4 साल लोग बाग अपनी ज़मीनों पर चलते रहे, रोज़ ठोकरें खा के गिरते रहे, चोट लगती रही, और आज तक की वो पेयजल योजना आज तक के भी वो परवान नहीं चढ़ चुकी, आज तक की पेयजल योजना शुरू नहीं हो चुकी है। तो ऐसी, और जो यहाँ गड्ढे हो रहे हैं, जहाँ रोज़ मोटरसाइकिलें गिर रही हैं, रोज़ बच्चे गिर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ को भी सोशल मीडिया पर जाकर एक्टिव होकर दिखाएं ताकि उस चीज़ को प्रशासन शासन से ठीक कराए। लेकिन अभी तो विधायक नहीं है, अभी तो विधायक सरबत करीम जी है। इससे पहले भी तो विधायक थे, इससे पहले विधायक थे, उनका चेयरमैन था, सब कुछ उनका अपना था, तब कितना विकास उन्होंने कर लिया। तो निजामुद्दीन का तो बेच चुका है, लेकिन अभी सरबत करीम में क्या वो भी नहीं कर रहे विकास के कार्य? देखिए, अब पब्लिक का वोटों का दुरुपयोग होने लगा है, वोट को अब जो है इस्तेमाल किया जाने लगा है। जीतने के बाद सब अपने अपना अधिकार भूल जाते हैं और कुछ चंद लोगों की मंडली, जो चापलूसों की मंडली है, उस मंडली में गिर के मंगलौर के विकास को भूलते जा रहे हैं और मंगलौर के विकास पे कहीं किसी की कोई नज़र नहीं है। तो अगर तो देखा जाए सफ़ी जी, आप भी 4 बार के सभासद हैं और आप भी आवाज़ बुलंद कर सकते थे इन लोगों के खिलाफ। आवाज़ बथेरी बुलंद कर रहे हैं, आज भी आपके माध्यम से हम बुलंद कर रहे हैं, अक्सर आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आवाज़ बुलंद करते हैं, अक्सर अपने समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं समाज वालों को कि आप अच्छे कैंडिडेट लो। इन कैंडिडेटों के जो बार बार एक ही कैंडिडेट आज ये बार बार इसे तीसरा कैंडिडेट लाए जो मंगलौर का विकास कर सके, इन्हीं के द्वारा दिए गए थोपे गए कैंडिडेटों को आप वोट क्यों देते हो जब ये विकास ही नहीं कर पाते हैं? आप इन्होंने जितने भी चेयरमैन दिए, अगर उन्होंने कोई विकास कार्य करके दिखा दिए हो तो हम मुझे बता दें। तो मंगलौर के अंदर इनके अलावा भी तो कोई नेता नहीं है? बहुत सारे नेता हैं, ऐसा है, उसे देखने की, परखने की नज़र होनी चाहिए। अच्छे आदमी को लड़ाना नहीं पसंद करते हैं, ये सोचते हैं कि अच्छा आदमी लड़ेगा तो मंगलौर का विकास करेगा, और जब मंगलौर का विकास करेगा तो फिर हमें कौन पूछेगा। तो ये नहीं चाहते कि किस तरह कैंडिडेट जो है लोकल बॉडी में आए। अगर तो आपकी माने तो और कौन है इनके अलावा? क्योंकि अगर तो देखा जाए तो जनता को भी यही 2 दिखते हैं भाई। बहुत सारे लोग हैं, जमीर हसन भाई हैं, अंसारी जी हैं, और हिंदू कम्युनिटी में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, तजुर्बेकार हैं, उनको ले लें। बाबू हनीफ है, उनको ले लें। खलील चेयरमैन है, उनको ले लें। हैदर साहब को ले लें। क्या ऐसे व्यक्तियों को क्यों नहीं लिया जाता? आप बार बार चैनल पे बैठ के हिंदू कम्युनिटी के, ऐसा तो नहीं है कि आपके विरोधी हो जाएंगे लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू कम्युनिटी में क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। उनके द्वारा शिक्षा के इदारे चलाए जा रहे हैं, अच्छी पोस्टों से भी रिटायर हुए हैं, अच्छे कारोबार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं। क्या अगर उन लोगों को इलेक्शन लड़ाया जा तो क्या वो मंगलौर का विकास नहीं करेंगे? वो मंगलौर का सबसे पहले विकास करेंगे। तो आप 4 वर्ष के जीते हुए हैं, जनता आपको पसंद भी कर रही है, तो आप ही क्यों नहीं लड़ते हैं चेयरमैन का इलेक्शन? मैं तो बता तो रहा हूँ जनता को, बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इन दोनों नेताओं के कैसे, जो भी है नेता, किसी भी चेयरमैन कैंडिडेट को आपको परथोपे तो उस कैंडिडेट को वोट न दे और सिर्फ अपनी मर्जी से, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, अपने संविधान का उपयोग करते हुए, अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उस व्यक्ति को वोट दें जो तुमसे और तुम्हारी जनता से, जो मंगलौर से और मंगलौर के विकास से
और मंगलौर की अच्छाई से और मंगलौर की खुशियों से जुड़ा हो उस व्यक्ति को वोट दें। सफ़ी जी, हम हैं पत्रकार लोग हैं, हम समाज का आईना है। जब भी हम मंगलौर में जाते हैं तो जनता जो है इन दोनों के खिलाफ ही होती है, लेकिन ऐसे क्या कारण बनते हैं कि चुनाव आने पर जनता इन्हीं के पक्ष में हो जाती है? देखिए, सारा डर और प्रभाव का वोट है। इनके द्वारा ऐसी सिचुएशन मंगलौर में पैदा कर दी गई है, जाति धर्म बिरादरी की जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोग इन जाति धर्म से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मेरी मंगलौर की जनता से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि जाति धर्म से बाहर निकलें। आप इंसान हैं, आप खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं, आप भगवान की बनाई हुई इंसान हो। आपको विकास कराने का, विकास लेने का, विकास पाने का पूरा अधिकार है। और आपको अपनी जनता, आप अपने पब्लिक को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, उनको पढ़ाने का पूर्ण अधिकार है, उनको अच्छे से अच्छा खिलाने का पूर्ण अधिकार है, उन्हें अच्छे से अच्छे घर में रखने का पूर्ण अधिकार है, ताकि मैं पढ़ लिख सके, अच्छी नौकरी पर जा सके। जब समाज में आपके बच्चे नौकरी करेंगे और विकास करें, नौकरी पर जाएंगे तो विकास करेंगे, आपका भी विकास होगा, मंगलौर का विकास होगा, मंगलौर का नाम होगा। सफ़ी जी, अगर तो बात करी जाए भ्रष्टाचार की, भी आपने एक बात करी है, तो जो अभी मौजूदा विधायक हैं सरबत करीम, उनके द्वारा दिलसाद की जो चेयरमैन थे उनके ऊपर जांच बैठाई गई थी, जो 4 सदस्यीय कमेटी की जांच बैठी थी, और उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर नोटिस भी आ रखे हैं। तो आप फिर भी कह रहे हैं कि दोनों विधायक भ्रष्टाचारी हैं। वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं ना सरबत जी। 4 साल कहाँ गए थे? आप ये बताएं, 4 साल कहाँ गए थे? 4 साल में अगर इसी तरह हर कार्य की मॉनिटरिंग होती तो वो जो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है वो मंगलौर के विकास में न लगता। आप ये देख लिए कि 4 साल हो गए नगर पालिका को बने हुए, डॉक्टर दिलसाद और शमशाद को। मंगलौर की सड़कें खराब है। शमशाद मतलब दिलसाद चेयरमैन, शमशाद उनके भाई हैं जो प्रतिनिधि हैं। आप ये देखें, वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ नाले नहीं हैं, वहाँ कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं, वहाँ सड़कें टूटी पड़ी है, वहाँ मच्छरों की दवाई का कोई छिड़काव नहीं है, कुछ नहीं है। ये 4 साल जो है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, उसको कौन वापस करेगा? उसको वापस करने की किसकी जिम्मेदारी है? जब ये आपका कैंडिडेट था तो आपको शुरू से मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है या काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी आपसे रंजिश हो गई थी इसी वजह से। अभी देखिए, इन्हें पता को अपनी आपसे रंजिश है तो क्या था, लेकिन 4 साल में जितने भी अगर भ्रष्टाचार हुए हैं तो उन भ्रष्टाचारों की उसी टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। जो जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, वो जनता का पैसा जनता के विकास में, शहर के विकास में लगना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। अब जब नगर पालिका डिसोल्व होने वाली है, अब आपने जांच बिठवा ली, ठीक है, अब नवंबर में नगर पालिका डिसोल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जांच कर नोटिस आ रखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है दंड भी दे शासन प्रशासन के। अब ये देखिए, कुछ माननीय उच्च न्यायालय में भी जांचें लंबित हैं, उनकी रिट याचिका डाली हुई है, शासन में लंबित है, नोटिस आ गए और बताया जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार साबित हो चुका है। तो भ्रष्टाचार साबित हो, शासन किस चीज़ की इंतजार कर रहा है? शासन नगर पालिका के डिसोल्व होने की इंतजार कर रहा है। लेकिन वो तो नोटिस 15 सरकार जो है नगर पालिका डिसोल्व होने की इंतजार कर रही है कि 15 दिन का नोटिस दिया था। 15 दिन कभी के हो चुके, 15 दिन कभी के हो चुके। अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई करनी हो तो ये शासन करोगे। 15 दिन आप नोटिस भेजिए पहले। जब आपको प्रथम दृष्टया कोई अपराध पाया गया है तो पहले आप उसमें कार्रवाई करें, सस्पेंशन करें, पावर सीज करें। यानी कि आप सांठगांठ बता रहे हैं प्रशासन की। तो प्रशासन में क्या है? कुछ नहीं। शासन को जब शासन ने जांच की है, शासन ने गबन पा लिए गए हैं, तो शासन ने नोटिस देने के बाद अब तक क्या कार्रवाई की है या उस वित्तीय नियमितता को देखते हुए उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है या उनकी पावर सीज क्यों नहीं की गई है? क्या शासनीय सरकार इस बात को देख रही है कि नगर पालिका नवंबर में डिसोल्व हो जाएगी, उसके बाद सब शांत हो जाएगा? तो ऐसा नहीं हुआ करता। जब कोई अनियमितता पाई गई है तो उसका निराकरण भी होना चाहिए। उसमें जो अनियमितता में दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो आज तक तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पिछली बार चौधरी इस्लाम के विरुद्ध लैपटॉप में करोड़ रुपए के घोटाले में मैंने जांच कराई थी। उसमें मुख्यमंत्री स्तर से जांच बैठी थी। तो चार बड़े मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने चार सदस्यीय कमेटी बनाई थी। उसके अंदर तो ये तो संविधान है कि नेताओं को जल्दी से सजा नहीं होती। और उसमें लाइट में बहुत बड़ा गंभीर घोटाला निकला था। 100 को नोटिस भी जारी हुए थे। आज तक पता क्या हुआ उसके अंदर? ये तो संविधान है कि नेताओं को सजा नहीं होती जल्दी। नहीं, ऐसा हमारे संविधान में कुछ नहीं है। हमारे संविधान बहुत लचीला और अच्छा संविधान है। देश का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, सबसे सुंदर संविधान है। हमारे संविधान में सब बराबर है, चाहे वो बड़े हो, चाहे छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब बराबर है। हमारे देश के संविधान में कानून हमारे देश में सबके लिए एक है। ना वो गरीब के लिए बड़ा है, ना अमीर के लिए छोटा है। फिर क्यों लेट हो रही है शासन प्रशासन के द्वारा? ये तो अब शासन सरकार बताया कि उनकी मंशा क्या है।
तो शासन सरकार अपनी मंशा बताएगी। जब कोई गबन पा लिया गया है तो शासन सरकार अपनी मंशा जाहिर करे कि कार्रवाई करनी है नहीं करनी है। नहीं करनी है तो बंद कीजिए फाइल, और करनी है तो स्टार्ट कीजिए फाइल। अगर तो मंगलौर की जनता ने आपको चाहा कि चेयरमैन लड़े और चेयरमैन आप जीत भी जाते हैं, तो किस तरीके से आपके मैनिफेस्टो रहेंगे, किस तरीके से आपकी कार्यप्रणाली रहेगी? देखिए, मेरा कहना था कि ये जो वोट है एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है जिसे आए आप डब्बे में डालकर चले गए। ये वोट जो है आपके परिवार, आपके समाज, आपके घर, आपके देश, सबकी शांति, सबके विकास, सबकी तरक्की का वोट है। ये वो दुधारी तलवार है। अगर ये गलत जगह डले तो विनाश, और अच्छी जगह डले तो विकास। लेकिन आज तक के हमारे मंगलौर की लोकल बॉडी में जितने भी वोट डले हैं वो गलत जगह डले हैं, इसलिए मंगलौर का विनाश होता आ रहा है, विकास कहीं नहीं हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद शफी, जिन्होंने कहा कि वोट जो है बहुमूल्य है, और ये वोट जो दोधारी तलवार है कि अगर जो गलत जगह डलती है तो विनाश की धार में आप लोगों को नुकसान है, अगर जो अच्छी जगह डलती है तो कहीं ना कहीं विकास की बाहर में आप लोगों का विकास है। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज में, इसी तरीके के खास शख्सों के साथ मिलवाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।